हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद द बीट। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये पार्ट 5 है, चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का भी लिंक मैं दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में नोट में काम आएगा। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रसून एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद द बीट फॉर स्टडी मेक इजी। टुडेस चैप्टर इज चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ सेपरेशन ऑफ एयर। तो एक्चुअली सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, फिर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे और वाटर प्यूरिफिकेशन भी आपको मैं समझा दूंगा डायग्राम के साथ। तो शुरू करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फॉर एयर फ्रॉम एयर। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो एयर में क्या क्या गैस कंपोनेंट्स होता है वो तो आपको शायद पता ही होगा। सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आपका आर्गन, फिर बहुत सारी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके अलावा बहुत सारे गैस होता है, वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैस का। आपको शायद इन लोग इसका ये भी पता होगा, रेशो भी पता होगा, नाइट्रोजन का नियरेस्ट 78% जैसा। फिर तो ये हो कि आपका ऑक्सीजन होता है करीबन 21% जैसा। फिर आर्गन होता है 1% और बाकी का जो मिक्सचर होता है, रेस्ट ऑफ द मिक्सचर इज कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो अभी क्या है, वो हम लोग जो गैस है ना, वो लोग गैस को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे उसको ही पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते समझेंगे। यार इसे होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था डिस्टिलेशन। फिर डिस्टिलेशन में अगर गैप थोड़ा ज़्यादा होता है दो, जैसे मैंने एक मिक्सचर है ए और बी, दोनों मिसिबल है। जब दो मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट का बात आएगा तब हम लोग डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, और इमिसिबल लिक्विड्स का जब बात आता है तब हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब याद है ना। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट और बी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 25 बहुत ही ज़्यादा हुआ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ डिफरेंस, तो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन बाई चांस अगर डिफरेंस कम हुआ, बहुत ही क्लोज हुआ, तब हम लोग यूज़ करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। शायद याद है आपको। तो डिस्टिलेशन और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में कितना डिफरेंस है वो भी मैंने बताया था। डायग्राम पूरा सेम ही होता है, सिर्फ आपका जो ये होता है फ्लक्स और आपका ट्यूब, ट्यूब मीन्स यहाँ पर ट्यूब के यहाँ पर आपका कंडेंसर लगा हुआ रहता है। तो इन दोनों के बीच में आपका एक अलग से एक फनल यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल फनल। ठीक है, उसी फ्रैक्शनल फनल की वजह से उसका नाम आया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वही जो प्रोसेस है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही वाला यूज़ होता है यार मिक्सचर यार को भी अलग करने में, यार का जो कंपोनेंट्स है उसको डिवाइड करने में, उसको अलग अलग करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन एट्सेट्रा इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। बताया मैंने, इफ वी वांट टू सेपरेट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर देन वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अभी बात एक ही है, मैं अगर ऑक्सीजन को अलग करना चाहता हूँ तो मैं बाकी के गैस को अलग करने से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग है। तो देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, दैट एक फ्लो डायग्राम से इस प्रोसेस को समझाया। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है ये वाला फ्लो डायग्राम। तो मैं समझा देता हूँ। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। स्टेप वन में क्या है, द एयर इज कॉम्प्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर देन इज देन कूल्ड बाय द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट द लिक्विड एयर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टेप वन में एयर क्या होता है, एयर है गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसको हम लोग चेंजेस करेंगे एयर को लिक्विड स्टेट में। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया। तो लिक्विड स्टेट में कैसे हम लोग इसको ये करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो लिक्विड जो गैसियस स्टेट है उसको हम लोग अगर कॉम्प्रेस करते हैं
और उसका टेम्परेचर अगर डाउन कर देते हैं, मीन्स कूल कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं उसका टेम्परेचर, और प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो वो लिक्विड एयर में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। स्टेप टू में क्या हुआ, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा फिर हम लोग अलग करेंगे, वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। जैसे जो मेजर जो गैस बोला था ना, मेजर गैस क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, ये तीनों है मेजर, और बाकी का जो है वो है मिक्सचर, मीन्स वो बहुत ही कम में रहता है उसको। ठीक है, उसको इसके लिए अलग कर दिया। तो हम लोग का मेन मेजर होता है 3। तो अगर हम लोगों को ऑक्सीजन अलग करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली आर्गन या नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। नाइट्रोजन या आर्गन को अलग करने से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। या हम लोग कोई भी एक गैस को पकड़ लीजिए, मुझे जैसे आर्गन को अलग करना है तो मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता हूँ, आर्गन निकल जाएगा। सिंपल वही है फंडा। ठीक है, तो देखिए तीनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है लेकिन बहुत ही क्लोज है। जैसे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आर्गन का कितना है, 186 डिग्री सेंटीग्रेड, और -186 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बहुत ही क्लोज है। ठीक है, बहुत ही, कितना ऑक्सीजन और आर्गन का कितना है, 3 का गैप है। ठीक है, और ये इसमें कितना है, 10 का गैप है आर्गन और नाइट्रोजन में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लोज है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। अभी आप लोगों को समझ आ गया किस लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। तो अभी देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे जो एयर कंपोनेंट्स अलग जो करते हैं वो डायग्राम के ज़रिए हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए जो एयर है, हम लोगों का जो एयर है एटमॉस्फेयर से, वो एयर फिल्टर लगा के, फिल्टर से फिल्टराइज करके थोड़ा सा जो डस्ट पार्टिकल होता है ना वो एयर में, वो फिल्टर करके वो हम लोग उस एयर को लिया। तो वही है, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से एयर अंदर गया। ठीक है, अभी क्या होगा, एयर गया पहले कॉम्प्रेस चैम्बर में। ठीक है, जहाँ पर हम लोग फ्लो डायग्राम में हमने पढ़ा था कि अब हम लोग का पहला स्टेप क्या है, एयर होता है गैसियस स्टेट में। अभी हम लोग को क्या करना है, उसको लिक्विड स्टेट में लाना है। लिक्विड स्टेट में कैसे लाना है, वो हम लोग जब उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तब उसके बाद जाके जो गैसियस एयर है वो लिक्विड एयर में बदल जाएगा। ओके, मीन्स हम लोग को चाहिए प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज। तो प्रेशर चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए पिस्टन लगा हुआ है। मीन्स पिस्टन से वो प्रेशराइज करके, वो प्रेस करके, वो कंप्रेस करके उसका जो प्रेशर है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इस चैम्बर में उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है, आपको आगे में मिलेगा, आगे जब और भी चैप्टर है ना उसमें मिलेगा, गैलुसक लॉ होता है। ठीक है, उस लॉ में क्या बोला गया है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स प्रेशर जब भी बढ़ेगा टेम्परेचर भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ गया, प्रेशर जब भी बढ़ेगा टेम्परेचर उसके साथ बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, मीन्स प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, आगे में देखते हैं और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से एयर निकला, ये एयर क्या है, ये प्रेशराइज्ड है, मैंने कॉम्प्रेस्ड है, और उसका हॉट है क्योंकि उसका प्रेशर जब हम लोग बढ़ा दिया तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो इसके कारण ये हॉट एयर है। तो अभी इस हॉट एयर को हम लोग कहाँ पर लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे कंडेंसर में, कंडेंसेशन करने के लिए। कंडेंसर क्या है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था डिस्टिलेशन में। कंडेंसर जैसे यहाँ से कूल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर है वो कोल्ड वाटर अंदर जाएगा, तो कोल्ड वाटर से टेम्परेचर लेगा कौन क्या, मैंने जो टेम्परेचर लेगा एयर, जो हॉट एयर है वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा, तो एयर हो जाएगा ठंडा और वाटर हो जाएगा हॉट। वाटर एयर से जो टेम्परेचर ले लेगा, तो जब यहाँ से वाटर निकलेगा वो हॉट वाटर निकलेगा, और जब इस चैम्बर से जब एयर निकलेगा वो कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडेंसर में क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं हुआ वो लिक्विड में बदल जाए, लेकिन
बहुत ही डिक्रीज हो गया है। जो पहले तो बहुत हॉट एयर था ना, वो कोल्ड हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर। कोल्ड कॉम्प्रेस्ड एयर जाता है सेपरेटर में। अभी सेपरेटर में क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ होता है। एक होगा सेपरेटर में जब जाएगा ना, तो हल्का सा उसका जो एक्सपेंशन होगा, जो कोल्ड एयर है ना उसका एक्सपेंशन होगा हल्का सा। तो उसी एक्सपेंशन में क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है ना और थोड़ा ड्रॉप करेगा और थोड़ा डिक्रीज होगा टेम्परेचर। तो ये जो डिक्रीज होगा ये करीबन -78, ठीक है, 78-80 डिग्री जैसा ऐसा कुछ होगा उसका टेम्परेचर। तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था सब्लिमेशन में, जब मैंने सब्लिमेशन पढ़ाया था ड्राई आइस, याद कीजिए। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस इक्वल टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक, आई होप याद होगा आपको। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ड्राई आइस कैसे बनता है, जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर में रखते हैं और उसका टेम्परेचर करीबन उसका टेम्परेचर -78 -80 ऐसा कुछ होगा, -78 डिग्री के सेंटीग्रेड में जब उसका टेम्परेचर आता है, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। याद है शायद आपको। तो वही है, सेपरेटर में वही हो जाएगा। ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड है प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर हल्का सा एक्सपेंशन होगा। मैंने बोला अभी -78, करीबन -78 -80 डिग्री जैसा आएगा उसका टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो ड्राई आइस में बदल जाएगा। वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा वो ड्राई आइस यहाँ से सेपरेटर से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो एयर है ना वो अभी भी गैसियस स्टेट में ही है, लेकिन उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेपरेट हो गया, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वो सेपरेट हो गया। ठीक है, और जो अभी एयर है वो बहुत ही प्रेशर है, उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ जो टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद उसी एयर को आफ्टर ये होने के बाद सेपरेटर में कार्बन, आफ्टर सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस एयर गोज टू द एक्सपेंशन जेट चैम्बर में जाता है। तब एक्सपेंशन जेट चैम्बर में जाने के बाद क्या होता है वो देखें। जब एक्सपेंशन चैम्बर में जब जाता है ना, वो अचानक से वो एक्सपांड हो जाता है वो गैस। ठीक है, अचानक से सडनली एक्सपांड होता है गैस, सडनली वो एक्सपांड हो जाए गैस। सडनली एक्सपांड के कारण से उसका जो टेम्परेचर है ना बहुत ही ड्रॉप करता है, बहुत ही ड्रॉप। यहाँ पर अभी मैंने बताया था -78-80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन होता है अभी टेम्परेचर यहाँ पर सेपरेशन में। वो डायरेक्टली इतना ड्रॉप हो जाता है, वो डायरेक्टली आ जाता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। ठीक है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड में वो आ जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम, -204-5 ऐसा कुछ आ जाता है डायरेक्टली इस एक्सपेंशन चैम्बर में। इसी टेम्परेचर में आपका जो गैसियस एयर है वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेप, हम लोगों का जो पहला मोटिव था, जो फ्लोज डायग्राम में जो पहला स्टेप था हम लोगों का, जो एयर को है ना, एयर गैसियस स्टेट में है, उसको लिक्विड एयर में चेंजेस करना है, वो सक्सेस हो जाता है हम लोगों का यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक आपका स्टेप 1 कंप्लीट। ओके, अब यहाँ आता है बारी स्टेप 2 का। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अभी स्टेप 2 में वही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसको अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर दिखाया गया है आपको। ऊपर में नाइट्रोजन आउट हो रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन या सॉरी आर्गन आउट हो रहा है, और नीचे में लिक्विड स्टेट में ऑक्सीजन चला जाता है चैम्बर में, जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन, ये वाला लिक्विड ऑक्सीजन है, और यहाँ से हम लोग आराम से लिक्विड कलेक्ट कर सकते हैं और ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकते हैं। और सेम है यहाँ पर अलग से हम लोग नाइट्रोजन भी अलग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अलग से आर्गन भी अलग कर सकते हैं। ओके, अभी जो समझने का बात है फिल्टरेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको मैं हल्का सा समझा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली किस टाइप का होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो चैम्बर होता है ना, मैं ऐसे ही ड्रॉ करके हल्का सा ऐसे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग का गया लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हीट होगा। ठीक है, हीट होगा, फिर उसका जो टेम्परेचर जो सबसे पहले आएगा वो फिर बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा वो आपका स्टीम बन के, भाप बन के ऊपर जाएगा। वही तो है ना डिस्टिलेशन, उसी का तो मॉडरेटेड
चेंजेस हो मैंने मॉडरेशन में आया है, चेंजेस करके लाए हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, वही है। अभी ये जो लिक्विड एयर है ये जब जाएगा फ्रैक्शनल चैम्बर में, अभी ये हीट होगा। पहले कितना बोला था, करीबन आप पकड़ लीजिए -200 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, ठीक है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद किसका आता है, आर्गन का, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है यहाँ पर ऐसे चैम्बर के जैसा रहता है, ठीक है, एक चैम्बर के जैसे ऐसे ऐसे रहता है। तो क्या होता है, गैस है ना, गैस ऐसे मैंने ऐसे ऐसे चैम्बर को क्रॉस करके ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो नीचे में क्या होता है, नीचे में हीट होता है, हीटिंग होता है। तो सबसे पहले -200 डिग्री सेंटीग्रेड से वो आएगा 196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 196 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा तब क्या होगा, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया। नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद नाइट्रोजन अभी गैस ये स्टेट में आ गया, और ये जो ये है क्रॉस करते करते वो जो स्टेप है, स्टेप वाइज क्रॉस करते करते नाइट्रोजन सबसे ऊपर में पहुंच जाएगा, और ऊपर में वो नाइट्रोजन अलग से अलग हो जाए, अलग से जो ट्यूब है ट्यूब से निकल के वो अलग हो जाएगा। इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं अलग से। फिर उसके बाद किसका बारी आएगा, फिर उसके बाद आएगा सॉरी वन ये आर्गन का है 186 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्गन का 186 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद बारी आएगा 186 से आर्गन का। फिर आर्गन भी साथ में ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ से क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट में पहुँच गया, तो वो भी गैस स्टेट में आ गया। वो गैस स्टेट में आएगा, जाते 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 ये उसके लिए एक अलग से एक ट्यूब होगा जहाँ तक वो पहुँच पाएगा। पहुँचने के बाद वो निकल जाएगा आर्गन। अभी अगर आपके दिमाग में आएगा, सर अभी ऐसा भी तो हो सकता है कुछ आर्गन के साथ, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज है, आर्गन का -186 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आर्गन का है -186 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ 3 डिग्री का सेपरेशन है, 3 डिग्री का डिफरेंस है, -3 डिग्री बहुत ही कम होता है। तो कुछ ऑक्सीजन भी तो जा सकता है। तो वही है फिर आपका जो मैंने बताया था ना, ग्लास बीड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ग्लास बीड में मैंने बताया था क्या होता है। ग्लास बीड से जब आपका जो गैस होता है वो ऊपर की तरफ जब जैसे जाता है, तो जाते जाते क्या होता है, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, सॉरी उसका टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद फिर क्या होता है, फिर से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड स्टेट में आने के बाद वो ग्लास बीड क्रॉस ही नहीं कर पाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो वही ऐसे में यहाँ पर आपका जो ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने ऐसे जो स्टेप है ना, सेपरेशन है ना, तो कुछ पकड़ लीजिए, कुछ ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में आ गया आर्गन के साथ, लेकिन वो जब ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएगा वो ऑक्सीजन ठंडा होता जाएगा। तो मैंने वो एक्चुअली उसमें भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें भी बहुत सारा टेक्निक होता है, ठीक है। मैं तो ये आपको ऊपर से समझा रहा हूँ। तो ये एक साइंटिफिकली एक ऐसी टेक्निक से बनाया है, ऐसी टेक्निक यूज़ किया गया है। आर्गन तो पहुंच जाएगा उसका जगह पर, आर्गन यहाँ तक पहुंच जाएगा, आर्गन जहाँ से निकलना है वो -80 से -86 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो रहेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचते पहुँचते वो और -183 में नहीं रहेगा, उसका टेम्परेचर वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो -186 में। तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ तक जाते जाते ही देखेंगे ऑक्सीजन फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया। तो लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर वो लिक्विड हो गया, फिर से वो नीचे की तरफ गिर गया। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग समझें, ठीक है। फिर तो आगे में तो आप लोग बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा ही, आप आगे में जब बढ़ेंगे, जब ऊपर की क्लास में जाएंगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आपको अभी आइडिया हो गया ना कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है। तो ऐसे ही वो उसके बाद फिर इस लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर अलग से कलेक्ट कर लेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद शायद आपको और दिक्कत नहीं आएगी कभी। यहाँ पर देखिए एक मैं ऐसे चार्ट भी दिया हूँ। अब अगर आपको मैं क्या बताया हूँ वो अगर आपको कभी गलती से भूल गए, तब आप घर में भी ये चार्ट बना के आप देख सकते हैं। जैसे यार प्रेशराइज किया, कंप्रेस किया, फिर कूल डायग्राम के साथ मिला लीजिएगा। एक स्लाइड में जगह नहीं हो रहा था इसके लिए मैं अलग से दिया हूँ, ठीक है। आप
इसको हाथ में ड्रॉ करके फिर इसको मिला लीजिएगा, ये जो मैं लिखा हूँ ना सबको मिला लीजिएगा, अब हर एक बात मिल जाएगा। देखिए कूल बाय यूजिंग फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, वो मैंने जो बोला था ना कंडेंसर में लिया, फिर इसके यहाँ पर उसके बाद देखिए सेपरेटर में, ये है सेपरेटर वाला हिस्सा, सेपरेट रहा है सेपरेटर वाला हिस्सा। सेपरेटर के बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन जेट में गया, एक्सपेंशन जेट में जाके क्या होगा, वो देखिए लिक्विड एयर में चेंजेस हो गया -200 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लिक्विड एयर में चेंजेस होने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में गया, बताया ना। और देखिए मल्टीपल ओपनिंग एट टॉप, कॉलम विथ मल्टीपल ओपनिंग एट टॉप, बताया ना ऊपर में ऐसे आर्गन निकालने के लिए एक सेपरेट से ट्यूब होता है, फिर ये निकलने नाइट्रोजन निकलने के लिए वही है। फिर उसके बाद इंक्रीज द टेम्परेचर स्लोली -193 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोजन बॉयल्स कम्स आउट फ्रॉम द टॉप, बताया। फिर 186 में आर्गन जाएगा, फिर क्या होगा, बाकी रह जाएगा ऑक्सीजन। आई होप इसके बाद अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करेंगे इम्प्योर सैंपल से, तो हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। किस मेथड से हम लोग अलग करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, ओके। व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हाउ इज इम्प्योर कॉपर सल्फेट प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस, कैसे हम लोग अलग करेंगे। तो पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या है। नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टल, कुछ सॉलिड जैसा होगा, क्रिस्टल का शेप ले लेगा। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच, नेचुरल भी हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो सकता है, प्रोसेस बाय व्हिच ए सॉलिड फॉर्म्स वेयर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल, बताया ना, क्रिस्टल में बन जाएगा, वही है क्रिस्टलाइजेशन। और इट इज अ प्रोसेस टू सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सोल्यूशन। सोल्यूशन से हम लोग जैसे प्योर सॉलिड को अलग करेंगे, उसी जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ओके। अभी इसका प्यूरिफाई द प्रोसेस देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम भी एक लिया है, लेकिन अच्छा डायग्राम मुझे नहीं मिला, तो जैसे जैसे इसको ही बनाया हूँ तो अच्छे से बना नहीं पाया मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन समझा दूंगा पूरा अच्छे से। द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज्ड इन इम्प्योर कॉपर सल्फेट आर एज फॉलोज। स्टेप 1, टेक सम इम्प्योर कॉपर सल्फेट अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इन चाइना डिश। हाँ चाइना डिश में लिया, एक्चुअली चाइना डिश में लेके तो फिर इसमें बीकर में मिलाएंगे। तो क्या होता है चाइना डिश में, मैं ऐसे बता रहा हूँ, पहले तो कुछ कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट हल्का सा ब्लू कलर का ही होता है, ओके। उस कॉपर सल्फेट में क्या, हल्का सा पानी डाला, पानी डाल के उसको अच्छे से सोल्यूशन बनाया, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसे सोल्यूशन बना के क्या किया, फिर फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा के उसमें फिल्टर करेंगे, उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा और नीचे सोल्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही धीरे से अनडिस्टर्ब तरीके से उसी सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे, लेकिन इतना हीट करेंगे मैंने इतना तक हम लोग इवेपोरेट करेंगे जैसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आ जाए। इसका मतलब है जो पहले जो इतना सा सॉल्यूशन था ना वो कम हो गया, ऐसा मत कर दीजिएगा जो एक पूरा सॉल्यूशन ही खत्म हो गया, ड्राई हो गया, पूरा नीचे बैठ गया, ऐसा मत कीजिएगा। उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो सेचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। सेचुरेटेड स्टेट क्या होता है मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका ये भी डिजोल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो जो सॉल्वेंट जो सोल्यूट होता है वो जितना एक सॉल्वेंट में जितना होता है, जितना मिक्स्ड होता है उससे ज़्यादा जब मिक्स्ड हो जाता है तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। और जब मैक्सिमम स्टेज तक सॉल्वेंट में मिक्स्ड होता है, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, जैसे 100 ml पानी में मैक्सिमम 20 ग्राम तक नमक अगर हो सकता है तो 20 ग्राम ही मिक्स्ड हो गया, तब उसी टेम्परेचर में उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड। तो इस टाइप का जब सॉल्यूशन हो जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, तब क्या करेंगे, तब हीटिंग बंद कर देंगे, तब उसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर में वो सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से ढक के वो सॉल्यूशन को हम लोग रख देंगे अनडिस्टर्ब कुछ घंटों के लिए। तब उसके बाद हम लोग क्या दिखाया देगा, कुछ ही घंटे बाद वो
क्रिस्टलाइज जो कॉपर सल्फेट है ना वो क्रिस्टल के आकार में बदल जाएगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इम्प्योर जो इम्प्योरिटीज़ है ना कॉपर सल्फेट का, वो इम्प्योरिटीज हम लोग हटा के प्योर कॉपर सल्फेट हम लोग अलग कर सकते हैं क्रिस्टलाइज, इसी यही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। वही है, पढ़ते हैं हम लोग। स्टेप 1 अभी एक तो पढ़ लिया था, टेक सम इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश, ठीक है। स्टेप 2 डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, बताया। स्टेप 3 फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, ठीक है। फिर स्टेप 4 इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में ले आएंगे। फिर स्टेप 5 cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly from some hours, अभी बताया, फिल्टर पेपर से ढक देंगे। स्टेप 6 वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश, फिर हम लोग को क्रिस्टलाइज मिल जाएगा। यही जो प्रोसेस होता है होल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस से हम लोग, ये होता है इम्प्योर सॉलिड को हम लोग अलग करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, माने क्रिस्टलाइजेशन का एडवांटेज क्या है इवेपोरेशन से कंपेयर करेंगे तो। The advantages of crystallization over evaporation are: number 1, solids like sugar get charred on heating to dryness during evaporation. There is no such problem in crystallization. इवेपोरेशन में क्या होता है शुगर का, वो बहुत ही मीन्स चैट टाइप का हो जाता है, बहुत ही ड्राई हो जाता है, ड्राई होने का खतरा रहता है। तो क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्टेप 2 सम इम्प्योरिटीज डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन because they are soluble in solvent, but such impurities get removed in crystallization. अभी क्या होता है, वाटर में कुछ इम्प्योर भी सोल्यूबल होता है, कुछ इम्प्योर भी आपका मिक्सड हो जाता है। तो हम लोग इवेपोरेशन में क्या करते हैं, ये वाटर के साथ पहले इसे डिसॉल्व करके फिर उसके बाद हम लोग इवेपोरेट करेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ भी क्या हो जाता है, कभी कभी इम्प्योरिटीज़ भी सोल्यूबल माने ये में हो जाता है, वाटर के साथ या सोल्यूबल के साथ वो मिक्सड हो जाता है। तो उस टाइप की इम्प्योरिटीज जब मिक्सड हो जाएगा ना, तब हम लोग उसको फिल्टराइज नहीं कर सकते। वो फिल्टराइज करेंगे भी तो फिल्टर नहीं होगा ठीक तरह से, फिर उसको अगर इवेपोरेट करेंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो उस वही है, तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में ऐसे प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता है। क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग वो इम्प्योरिटीज वो आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर से हम लोग जब ये होता है ना नमक जो हम लोग अलग करते हैं, वो भी एक यही है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही, जो नमक को हम लोग अलग करते हैं सी वाटर से। फिर होता है जैसे नंबर 2 सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलूम मीन्स फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। जो फिटकरी है ना, फिटकरी को भी सेम ही है, सेम प्रोसेस से हम लोग अलग करते हैं। और एक एप्लीकेशन बताता हूँ, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप लोग अभी तो कोरोना के टाइम पे बहुत ही नाम सुनाई दे रहा होगा, जो चाइना से आता है एपीआई मेडिसिन ड्रग्स बोलते हैं, एपीआई बोले, तो उसी में भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, एक जगह पर क्रिस्टलाइजेशन यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अभी चलते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का जो डायग्राम है ये यहाँ पर है, इसको मैं अभी समझा देता हूँ। देखिए, ऐसे समझने के लिए तो बहुत कुछ है, इसका बहुत ही डेप्थ है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, मीन्स इतना तक समझा दूंगा कि इस क्लास के लिए अभी आपके स्टैंडर्ड में जो है उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इतना तक आपको वाटर प्यूरिफिकेशन समझा दूंगा। ओके, तो बात आती है हम लोग को वाटर कहाँ से मिलता है, हम लोग वाटर कहाँ से लेते हैं। तो आप लोग के शायद मन में ख्याल आएगा ना, आप लोग को अगर पूछूंगा क्या हम लोग वाटर कहाँ से लेते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर रिवर, या कहीं पर लेक हो सकता है, डैम हो सकता है, या मिट्टी के नीचे से, ठीक है, वहाँ से तो हम लोग लेंगे ना पानी। उसी को क्या करेंगे, उसी को स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद जाके हम लोग प्यूरीफाई करेंगे। अभी हम लोग, कभी आपने सोचा है क्या, जो आप लोगों का नदी का जो पानी है, आप लोगों के घर में जो टेप से निकलता है पानी, वही नदी का ही तो पानी होता है, लेकिन वो पानी क्या डायरेक्टली क्या आप लोगों को टेप से निकलता है, कभी आपने ध्यान दिया है।
अगर किसी ने ध्यान दिया है तो वो बोलेगा नहीं सर, क्योंकि वहाँ पर तो नदी में तो देखता हूँ बहुत, कभी जब गंदा गंदा पानी होता है, जब बारिश के टाइम पे भी देखा जाएगा। अभी अच्छा ठीक है, जब मौसम अच्छा होता है, नदी नदी शांत होता है, तब तो ठीक है, उसमें बहुत ही साफ दिखाई देता है नदी। लेकिन जब बारिश का टाइम होता है उसमें तो बहुत ही गंदा मिट्टी इट्टी दिखाई देता है, लेकिन घर में तो बहुत ही साफ पानी आता है। वो कैसे होता है? तो वही होता है वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, ये तो हम लोग सिर्फ बाहर से दिखाई देता है। इसके अलावा जो वाटर नदी का पानी है या कभी जैसे रिवर का पानी है, उसमें हो सकता है डिफरेंस टाइप का, ये भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, फिर फंग ये हो सकता है आपका, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी और भी डिफरेंस टाइप का टॉक्सिन हो सकता है। ठीक है, तो वही है, वाटर को हम लोग प्यूरिफाई जो करते हैं ना, माने ये जो प्रोसेस बेसिक होता है ना, यही प्रोसेस होता है। तो क्या है, पहले क्या करेंगे, रिजर्वायर है। रिजर्वायर से कहा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पर देखिए इसको लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन टैंक, और ये इसको लिखा लोडिंग टैंक। एक्चुअली दोनों का काम ही होता है, सेडिमेंटेशन ही होता है दोनों का काम। तो सेडिमेंटेशन एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है? सेडिमेंटेशन होता है उसमें जो जो इम्प्यूरिटीज है वो हम लोग, सेडिमेंट है उसको हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ जैसे पहले मिट्टी वाला पानी। अभी बारिश हो रहा है, बहुत ही गंदा पानी है, मिट्टी वाला पानी है, नदी से पानी आया, बहुत ही मिट्टी गंदा वाला पानी, मड वगैरह मिक्सड हुआ है। ठीक है, तो वो सेडिमेंटेशन टैंक में लेके गया। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर बहुत, जैसे मिट्टी वाला है ना, कुछ देर ठंड हल्का सा रहेगा, शांत अनडिस्टर्ब। कुछ मिट्टी यहाँ पर अलग हो जाएगा, कुछ नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएगा, मिट्टी वाला पोर्शन। ठीक है, वो अलग हो जाएगा, बहुत तक अलग हो जाएगा। फिर उसको फिर से जाएगा वो लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक में क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी सेम ही होगा, सेडिमेंटेशन ही होगा। अभी इस लोडिंग टैंक में क्या करेंगे, जैसे पोटाश कुछ क्वांटिटी में पोटाशियम, जैसे K2SO4 बोलते हैं पोटाशियम। ठीक है, K2SO4, फिर चूना भी देखते हैं ना, चूना, फिर ब्लीचिंग पाउडर जैसा। ठीक है, ये सब कुछ पार्टिकल्स उसमें मिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो इम्प्यूरिटीज है ना, कुछ इम्प्यूरिटीज है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएगा, वो भी सेडिमेंट हो जाएगा, वो अच्छे से और भी अच्छे से सेडिमेंट हो जाएगा, वो और भी अच्छे से सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको लेके जाएंगे हम लोग फिल्ट्रेशन टैंक पे। तो अभी देख लीजिए क्या क्या हुआ, दोनों में सेडिमेंटेशन ही हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर नॉर्मली एक सेडिमेंटेशन किया, और यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन किया मैंने, यहाँ पर सेडिमेंटेशन किया हम लोगों ने कुछ पार्टिकल के साथ, जिससे पोटाशियम, ठीक है, चूना, ये सब से हम लोग यहाँ पर किया। फिर उसके बाद पानी बहुत ही साफ़ हो गया, मीन्स मड वगैरह जो है वो बहुत ही साफ़ हो गया पानी, जो उसका जो ऊपरी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो पार्ट हो गया। फिर आएगा वो फिल्ट्रेशन टैंक में। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, उसमें लेयर वाइज फिल्टर टेक्निक है। जैसे नीचे की तरफ क्या होता है, वो कोर्स ग्रेवल होता है, मीन्स आपका बड़ा बड़ा पत्थर होता है ना, नदी में जाएंगे तो देखेंगे ऐसे बड़ा बड़ा टाइप का पत्थर, उसका नेम रहेगा, वो एक लेयर हो गया। ठीक है, गया एक लेयर। फिर उसके बाद होगा ग्रेवल आप माने कोर्स ग्रेवल, मीन्स ग्रेवल जो होता है ना, वो छोटा छोटा जो पत्थर देखे ना, कभी नदी में गए हैं तो देखेंगे छोटा छोटा वाला पत्थर होता है, जो एक तो पत्थर बड़ा पत्थर वाला नीचे वाले स्टेप में गया, वो छोटा पत्थर समझ लिए, छोटा पत्थर, जिसमें फिर चारकोल होता है ना, चारकोल, इसमें छोटा पत्थर चारकोल, इस टाइप का वो लेयर होता है। इस लेयर में इस टाइप का वो मटेरियल्स रहता है, ये आपका सेकंड लेयर में क्या। फिर उसके बाद रहता है जाके जो फाइन सैंड होता है ना, वो नदी का बालू बोल सकते हैं, उस टाइप के रहता है ऊपर में। तो ये होता है 3 फिल्ट्रेशन टैंक में। अभी क्या होगा, यहाँ तक सेडिमेंट अलग हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स अलग हो गया, अभी पानी गया यहाँ पर। अभी पानी में क्या होता है, कुछ टॉक्सिन भी होता है। ठीक है, कुछ टॉक्सिन भी होता है। अभी हम लोगों को वो टॉक्सिन अलग करना है। तो टॉक्सिन कैसे अलग होता है, वो एक्चुअली एक नेचुरल टाइप का ही है। जैसे हम लोग चारकोल हम लोग का क्या, एक्चुअली जो चारकोल यूज़ होता है, जो चारकोल होता है ना, वो चारकोल एक्चुअली बेटर जो क्वालिटी होता है ना वाटर का, वो वाटर क्वालिटी वो बहुत ही अच्छा कर देता है, बहुत ही इंक्रीज कर देता है, बहुत ही गुड क्वालिटी का वो वाटर को बना देता है। उसमें जो टॉक्सिन होता है ना, कुछ टॉक्सिन होता है जो चारकोल बहुत ही आसानी से उस टॉक्सिन को हटा देता है। तो
फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में वही होता है जो कुछ टॉक्सिन वगैरह जो है वो फिर कुछ अलग से वो मटेरियल्स होता है वो मिक्सड होता है, वो भी अलग हो जाता है। चारकोल ये भी अलग कर देता है, टॉक्सिन को भी अलग कर देता है। फिर अलग करने के बाद फिर वो अभी जो वाटर हो गया उसका क्वालिटी बहुत ही हाई हो गया। अभी जो क्वालिटी हो गया ना वो पूरा देखने में फुल साफ, फुल क्लीन वाटर हो गया, पूरा क्लीन। अभी जो वाटर आपको सिर्फ यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद, फिल्टर टैंक से जो निकलने के बाद जो वाटर आपको दिखाई देगा वो बहुत ही क्लियर। लेकिन फिर भी क्या होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह होने का चांसेस रहता है। फिर भी उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया मीन्स होने का बहुत चांसेस रहता है। बहुत हद तक हो गया, आप पकड़ लीजिए यहाँ तक है ना, यहाँ तक आपका 75% प्यूरिफिकेशन वाटर का हो गया। 75 से 80% तक प्यूरिफिकेशन यहाँ तक हो गया। अभी जो मेन प्यूरिफिकेशन होता है, मेन प्यूरिफिकेशन मीन्स उसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह होता है जो, उसको निकालने के लिए अभी हम लोग लेके जाएंगे क्लोरीनेशन में। यहाँ पर कुछ नहीं है, वो क्लोरीन टाइप का कुछ ये होता है, माने मीन्स क्लोरीन गैस से जो फिल्टर्ड माने जो पूरा क्लीन वाटर होता है उसको साफ़ करते हैं। क्लोरीन उसका एक प्रोसेस होता है अलग से, ठीक है। तो आप इतना तक जान लीजिए, इतना तक आप याद रखिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नदी रिवर, वहाँ से रिजर्वर से गया सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर उसके बाद लोडिंग में मैंने बताया पोटेशियम सल्फेट की मैंने पोटेशियम एलोम ये सब वगैरह। मैं एक आपका पीडीएफ में है ना, पीडीएफ में इसका एक अच्छे से लिख के दे दूँगा क्या क्या होता है किस किस सेडिमेंटेशन में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, पर सिर्फ डायग्राम है, डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ। लेकिन पीडीएफ में आपको ये वाला लिख के भी दे दूंगा जहाँ पर आप पढ़ के भी समझ जाएंगे, अलग से हल्का सा आपको आइडिया दे दूंगा। फिर उसके बाद वह यहाँ से जाएगा फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन में तो पूरा पानी साफ़ हो जाएगा, उसमें जो कुछ टॉक्सिन वगैरह होता है वो फिल्ट्रेशन में वो निकल जाएगा। मैंने मीन 75 to 80% तक ये अब तक साफ़ हो गया। फिर होता है बैक्टीरिया का बारी, बैक्टीरिया को भी हटाना है, नहीं तो हम लोग तो डायरिया वायरिया होके ऐसे ही मर जाएंगे वो वाला पानी पीने से। बैक्टीरिया को हटाने के लिए क्या करेंगे, वो क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन चैम्बर पे वो क्लोरीन गैस से उसको ट्रीट करेंगे तो वो बैक्टीरिया मुक्त भी हो जाए। फिर उसके बाद वही पानी नल से घर में आएगा, आपके स्कूल में जाएगा वगैरह वगैरह जाएगा जगह पर, और वो साफ़ पानी होगा, वो हम लोग आराम से पी सकते हैं। ओके, आई होप आज का क्लास आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। आपका जितना भी डाउट था शायद अब तक, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे ख्याल से एक क्लास में सब क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ क्लास को। तो फिर से जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे अभी बहुत ही ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट का। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे अभी बहुत ही ज़रूरत है। समझा नहीं पाऊँगा, आप लोगों का जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन जब आप लोग करते हैं वो मुझे मोटिवेट करता है, वो अलग से मुझे मुझे एक एनर्जी देता है, अलग से एक एनर्जी होता है, तो पढ़ाने भी बहुत मज़ा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।